अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो अभी आपको बताया मैंने कि जैसे ही d ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं तो इन स्प्लिट ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। इसको स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट डिटरमाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ CFSE बिकम्स मोर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इट डिटरमाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मींस मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ CFSE बिकम्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। समझ गए बच्चों कि जो स्प्लिट डी कक्षक है, विपाटित डी कक्षक है, उनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसी अंतराल को हम क्या बोलते हैं, CFSE। समझ गए ना कि विपाटित कक्षकों के मध्य का ऊर्जा अंतराल, एनर्जी डिफरेंस CFSE कहलाता है। ये संकुल के स्थायित्व को निर्धारित करता है, उसकी स्टेबिलिटी को बताता है, और जितना मान इसका ऋणात्मक होगा संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। अब देखो फॉर्मूला है CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को कैलकुलेट करना है तो -0.4 इंटू एक्स प्लस 0.6 इंटू वाई डेल्टा O में आएगा, या DQ में ले लेंगे तो -4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई DQ। x और y क्या है? तो x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p2g ऑर्बिटल्स और y क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन eg ऑर्बिटल्स। देखो क्यों ऐसा बनाया, क्योंकि आपने देखा कि ये जो d ऑर्बिटल स्प्लिट हो रहा है ऑक्टाहेड्रल में, तो इस सेंटर से जब नीचे जाता है तो -6 DQ कम हो जाती है, तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे गया तो एक कम हो जाएगी, कितनी? एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी इनके यहाँ पर -4 DQ कम हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो भी नीचे जाएगा वो कॉम्प्लेक्स की इतनी एनर्जी को कम करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा वो इतनी कितनी एनर्जी +6 DQ बढ़ाएगा। यही रीजन है कि हम x मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p2g ऑर्बिटल्स को मल्टीप्लाई करेंगे -4 DQ के साथ, और प्लस आप देख रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कहां पर? जो ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से टोटल इन दोनों में कितना टोटल एनर्जी चेंज हुआ, कितना रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके बाद, तो ये इस तरह से निकलेगी CFSE। जब आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो अभी आपने देखा कि इनमें ऑर्बिटल स्प्लिटिंग उल्टा हुई है कि यहां पर ये जो है, ये जो ऊपर जा रहा है इसकी एनर्जी +4 DQ बढ़ रही है और इसकी -6 DQ डिक्रीज हो रही है। तो ध्यान से देखें कि 0.6 इंटू y क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल या E ऑर्बिटल, और x क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल्स। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा वो इतनी एनर्जी बढ़ा देगा, मींस 4 DQ बढ़ाएगा, और जो नीचे जाएगा वो -6 DQ डिक्रीज करेगा। जबकि इसमें आपने देखा जो ऊपर जा रहा है वो 6 DQ बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन, और जो नीचे जा रहा है वो 4 DQ डिक्रीज कर रहा है। इस तरह से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करके CFSE कैलकुलेट करना है। अब आता है कि ये x और y की वैल्यूज आप कैसे डिटरमाइन करोगे, कितना किसमें रखना है। हमें एक d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि इसके लिए आपको CFSE कैलकुलेट करना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में, वीक लिगेंड फील्ड में। तब आपको x और y की वैल्यू कैसे निकालना है मैं ये बता दूं आपको। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन d ऑर्बिटल या इन स्प्लिट d ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए बच्चों कि जो अष्टफल की संकुल है, अष्टफलकीय संकुल में, ठीक है, विपाटित d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण। ओके, तो देखो आप पहले ये ऑर्बिटल इस तरह से समझें कि ये है हमारे पास 2 और ये है हमारे पास 3, T2G और ये क्या है Eg। तो देखो 2 कंडीशन होंगी। पहला है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड है, समझ गए ना कि ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड है, मतलब प्रबल
लिगैंड क्षेत्र आपको बताया गया है। देखो आपको जैसे ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और CFSE की कैलकुलेशन करने के लिए तो दो चीजें दी जाएंगी, एक तो d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन बता दिया जाएगा, दूसरा है लिगैंड फील्ड। तो देखो स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड, अब स्ट्रॉन्ग लिगैंड वो होते हैं जिनमें हम जानते हैं कि इनकी जो CFSE है वो किससे ज्यादा है, उनकी पेयरिंग एनर्जी से। ये क्या है यहाँ पर, पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा निकल रही है एनर्जी, CFSE ज्यादा है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो पहले यहाँ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ रहेगा, तीसरा यहाँ है तो यहाँ रहेगा। ध्यान रखें 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन तक चाहे लिगैंड दुर्बल हो, मतलब वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आता है कि चौथा इलेक्ट्रॉन। तो देखो चौथा इलेक्ट्रॉन अगर आपको बोला गया है स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी नीचे ही रहेगा, क्योंकि d ऑर्बिटल इतना ज्यादा स्प्लिट होता है कि ये बहुत लोअर एनर्जी और ये बहुत हायर एनर्जी वाले हो जाते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो ऑफ बाउ रूल से चलेगी, मींस पहले लोअर एनर्जी वाले भर जाएंगे और फिर हायर एनर्जी। यहाँ पर हुंड रूल जो है क्या हो जाता है, वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पर D4 D5 ओके, तो सॉरी यहाँ पर अगर हमारे पास 4 था, ये 5 था, तो 1 2 3, फिर 4 यहाँ रहेगा, 5 भी यहाँ पर, इसके बाद मान लो 6 आ गया तो 6 यहाँ रहेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि D1 से लेके D6 तक ये कहाँ पे रहेंगे बच्चों, T2G में। अब आता है कि D अगर मान लो 7 से लेके 8 तक की बात की गई हो तो D7 तो ऊपर जाएगा, D8 है तो भी ऊपर जाएगा, D9 है तो ऊपर जाएगा, D10 है तो ऊपर जाएगा। कुल मिला के ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 7 से लेके 8 तक ये किस में रहेंगे, Eg में, मतलब T1, ठीक है। अगर D1 है तो ये हो जाएगा, D2 है तो T2, ऐसे। तो मतलब हम ऐसे कहेंगे कि हमारे पास D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो हम लिखेंगे T2G1 Eg0, 2 है तो हम लिखेंगे T22 Eg0, D3 है तो हम लिखेंगे T23 Eg0, D4 है तो हम लिखेंगे T2G4 Eg0, ओके। फिर और आगे आ जाए, D5 है तो T2G5 Eg0, D6 है तो T2G6 Eg0, D7 है तो आप लिखेंगे आप 6 Eg1, D8 है तो T2G6 Eg2, D9 है तो T2G6 Eg3 और D10 है तो आप क्या लिख दोगे, T2G में कितने कर देंगे, 6 और Eg में हो जाएंगे 4। ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा जब लिगैंड स्ट्रॉन्ग। ओके, तो यहां तक नोट करना। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कि अगर हमारे पास वीक लिगैंड फील्ड है, ठीक है, तो हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो देखो लिगैंड फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपके पास, और इस तरह से d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, आप ये जानते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले यहां जाएगा, दूसरा है तो यहां रहेगा, तीसरा है तो यहां, चाहे लिगैंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। ध्यान रखें D3 तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो चौथा इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर था T2G और ये क्या है Eg, तो यहां आ जाएगा। पांचवा इलेक्ट्रॉन है तो पांचवा यहां आएगा। तो यहां देखिए क्यों, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस काफी कम होता है, तो CFSE की वैल्यू पाई से कम होती है। ऐसे में पेयरिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का वो हुंड्स रूल को फॉलो करता है। तो D1 2 एंड 3 ये कहां पर रखना है आपको, T2G में। ओके, यहां पर हम या इसको ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं कि D1 है तो T2G1 Eg0, D2 है तो T2G2 Eg0, D3 है तो T2G3 Eg0। फिर हम आ जाते हैं कि अब हमारे पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 4 कहां गया, ऊपर, तो आपने लिखा T2G3 Eg1, D5 है तो T2G3 Eg2। यहां तक बात समझ गए। अब आता है कि D6 है, तो जब हमारे पास D6 होगा तो फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहां पर हो जाएगा T2G4 Eg2। फिर आता है D7 तो T2G5 Eg2, यहां पर आ गया तो ये यहां पर आ जाएगा। फिर D8 में आ जाए तो हमारे पास हो जाएगा T2G6
Eg2, तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। फिर आता है D9 है तो T2G6 और Eg3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पहुंच जाएगा। और D10 है तो T2G6 और Eg4 यहाँ आएगा। तो ध्यान रखें कि D3 तक स्ट्रॉन्ग हो या वीक बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और D10 में भी आपने देखा जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो वही दिख रहा है जो किसमें होता है स्ट्रॉन्ग और वीक में, जस्ट ऐसा ही यहां पर देखो आप D8, D10 और D1 से लेके D3 तक स्ट्रॉन्ग हो या वीक लिगेंड हो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। अब हम आ जाते हैं यहां से, यहां तक बात समझ गए होंगे। अब मैं टेट्राहाइड्रल और बता दूं उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ध्यान रखें कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग है वो बहुत ही लो डिग्री की होती है। क्यों? क्योंकि लिगैंड और डी ऑर्बिटल डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करते, तो वहां पर चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो या वीक लिगैंड हो, ध्यान रखें ये अंदर नहीं जाएंगे। मींस वहां पर हर एक लिगैंड वीक लिगैंड की तरह वर्क करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम यहां पर किस में ले रहे हैं बच्चों? टेट्राहेड्रल में। तो देखो यहां पर मैं बता दूं कि यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन बताना है वो इस तरह से होगा। ये दो आपने देखा था कि ऊपर गई 3 और 2 नीचे होंगी। यहां पर है E और यहां पर क्या है बच्चों? T2। ओके, ये है हमारे पास T2 और ये है E। कुल मिला के यहां पर आपको बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place according to Hund rule। कैसा? Hund's rule। मींस Hund's rule का मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखो कैसे करना है। पहला इलेक्ट्रॉन यहां है तो यहां जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां है तो यहां जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां है तो यहां होगा, चौथा यहां है तो यहां होगा, पांचवा यहां है तो यहां। तो ध्यान रखें चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो या वीक, मतलब है कि यहां पर अलग अलग जो है लिगैंड फील्ड नहीं लेंगे, दोनों में जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन एक सा होगा। तो यहां पर मान लो D1 तो यहां पर आपने लिखा, ठीक है, यहां पर मैं E लिख लूं और ये है T2 तो यहां 1, पहले E में गया, फिर D2 में चले जाएं तो E में कितने हो गए 2 और ये अभी 0 रहेगा। फिर D3 में चले जाओ, ठीक है, तो E में 2 और T2 में 1। D4 में चले जाओगे तो E में 2, T2 में 2 हो गए। D5 में चले गए तो E में 2 और T2 में 3 हो गए। ऐसा, तो यहां बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो, बराबर हो। ओके, फिर हम आ जाते हैं D6 आ जाए। तो D6 में जब आप जाओगे तो अब यहां से यह 6 हो गया, तो अब फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो D6 में तो यहां 3 और T2 में कितने हो जाएंगे बच्चों? अभी कितने थे? 3। D7 में जाओगे तो E में 4, T2 में 3, तो 7 जैसे हुआ तो यहां आ गया। फिर D8 में गए तो E4, T2 और 8 है तो यहाँ 4, तो यहाँ पर आप देखोगे ये आ जाएगा। D9 में हो गए तो E में हो गए 4 और T2 में कितने हो गए? 5, तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। और जैसे ही D10 हुआ तो E4, T2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? T2 6। इस तरह से चाहे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो या वीक, अलग अलग नेम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हैं उनमें इनर कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, अंदर की ऑर्बिटल यूज नहीं होती। ऐसे में हमें डिस्ट्रीब्यूशन ओनली और ओनली इस वीक लिगैंड फील्ड के जैसा ही बताना है। इस तरह से ये किसमें है? टेट्राहाइड्रल ऑर्बिटल्स में। तो इस बेस पर आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो लिखा है, ये नंबर जो ऊपर लिखे हैं, एक्चुअली यही x और y की वैल्यू को बताते हैं। तो यहां तक लिख लें आप। अब देखो बच्चों, जैसे आपको यह है कि जब स्प्लिटिंग होती है तो इस स्प्लिटिंग में एनर्जी रिलीज होती है जो कहलाती है CFSE, और कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग के लिए यूज होती है, उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो एक्चुअल में जब कोई स्प्लिटिंग होगी, d ऑर्बिटल की जब स्प्लिटिंग होगी, तो एक्चुअल में यह नेट एनर्जी चेंज कितना हुआ उसको कैसे कैलकुलेट करें? तो ये नेट एनर्जी चेंज होता है फॉर्मूला की कक्षन, ठीक है, नेट एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल इन कॉम्प्लेक्स।
ठीक है बच्चों, कि जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसमें नेट एनर्जी चेंज, कुल ऊर्जा परिवर्तन कैसे निकालें, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई और कितनी एनर्जी लग गई, इन दोनों का सम ही क्या होगा, नेट एनर्जी चेंज। यहाँ पर यही क्या है बच्चों, नेट एनर्जी चेंज, ठीक है, ड्यूरिंग स्प्लिटिंग। जब स्प्लिटिंग होगी तो कुल कितना एनर्जी चेंज होगा, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो CFSE प्लस पाई, तो CFSE आपको क्या है कि कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बता दिया कि वो ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल, प्लस पाई, पाई है टोटल पेयरिंग एनर्जी, कुल युग्मन ऊर्जा। ओके, अब कुल युग्मन ऊर्जा कैसे निकालोगे, तो पाई इक्वल टू होगा n इंटू पी। n मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और p जो है यहाँ पर है पेयरिंग एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन की तो इस तरह से, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये तो इस पर डिपेंड करेगा डेल्टा ई कैसा आ रहा है। ध्यान रखें कि अगर डेल्टा ई नेगेटिव आएगा तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा, और अगर डेल्टा ई पॉजिटिव आ गया तो नॉन, ठीक है, लेस स्टेबल या कहें स्टेबल नहीं होगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा भी नहीं। ओके, जहां एनर्जी और लगे तो बहुत ज्यादा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होगा, अनस्टेबल। अब देखो एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है D6 कॉन्फ़िगरेशन, CFSE इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसके अलावा डेल्टा ई भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड, प्रबल क्षेत्र समतुल, ठीक है, प्रबल लिगैंड क्षेत्र में। तो मैंने आपको बताया D6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन, T2G में आपको 6 के 6 रख देने हैं, Eg बिल्कुल खाली रखनी है, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड में d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। तो x की वैल्यू 6 हो गई, y 0 हो गई। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है CFSE का, मैंने आपको पहले बता दिया है कि 0.4 इंटू एक्स, नीचे जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इतनी एनर्जी कम कर रहा है पर इलेक्ट्रॉन, और ये ऊपर जो जा रहा है पर इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी बढ़ा रहा है, तो ये 0.6 ये है, आपने रख दी वैल्यू 0.4 इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारे पास 6, और y क्या है 0, तो ये आ गया -2.4 डेल्टा O। अब मैं कहूं कि डेल्टा ई नेट चेंज क्या हुआ होगा, तो देखो इतनी एनर्जी निकली, तो -2.4 डेल्टा O, ठीक है, प्लस पर जाना मैंने, ये है प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस 3 इंटू पी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, क्योंकि आपने देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरह से यहाँ पर तीनों के 3 नीचे पेयर्ड है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग एनर्जी और जुड़ जाएगी। अब जो डिफरेंस आएगा एक्चुअली में वही डेल्टा ई है, इस तरह से कैलकुलेट करना है। यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे। कैसा भी क्वेश्चन D1 से लेकर D10 तक आ जाए, अगर वो पूछता है कि इसमें एक नेट एनर्जी चेंज क्या है, तो ये निकालोगे, CFSE क्या है ये निकालोगे। अब आता है वीक लिगैंड फील्ड। वीक लिगैंड फील्ड में मैंने बताया D6 में पहले 3 नीचे 2 ऊपर, फिर 6वां इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड हो जाएगा, मींस यहाँ पर जो d ऑर्बिटल स्प्लिट हुई है उसमें 4 तो नीचे रहेंगे और 2 कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर। फिर फॉर्मूला यही लगा दिया, -0.4 इंटू एक्स, तो एक्स है हमारे पास 4 और y कितना है 2, तो ये आया पॉइंट, ठीक है, -1.6 प्लस 1.2, तो ये वैल्यू आ गई 0.4 डेल्टा, जो कि इस वैल्यू से बहुत कम है। इसका मतलब है D6 है और वीक लिगैंड जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स बहुत कम स्टेबल होगा। जैसे आप देखते हैं ना कि K4FeCN6, आप इसी के लिए CFSE कैलकुलेट करके देख लो, समझ गए ना, यही आएगी -2.4 डेल्टा O। और जब अगर आप K4FeF6 जैसे कॉम्प्लेक्स में कैलकुलेट करोगे तो ये, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम जब स्टेबिलिटी देखेंगे कॉम्प्लेक्स की, तो CFSE बेस पर हम स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसका आपको डेल्टा ई निकालना है, तो ये है एनर्जी चेंज CFSE, और एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो पेयरिंग एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की लगेगी। अब मान लो यही क्वेश्चन टेट्राहाइड्रल, तो इस तरह से आप समझ गए ना कि D1 हो, D6 हो, D5 हो, किसी का भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, आप बहुत इजी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको रिलेशन बताए हैं। अब मान लो लिखा है इसी में D6 में और टेट्राहेड्रल में कैलकुलेट करना है,
ओके, तो टेट्राहेड्रल में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास D6 है, तो एक E और एक होता है T2। तो यहाँ पर D में जब आप देखते हैं कि मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया है इसमें कि पहले एक यहाँ पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये देखना है, D6 है, तो एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5, छठवां और है तो एक यहाँ रखिए। तो अब आप क्या डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, E में तो हो गए 3 और T2 में भी कितने हो गए, T2 में भी हो गए 3, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 3 नीचे, पहले 2 3, फिर ये पेयरिंग होगी। ओके, ये आप जानते हैं कि ये E है और ये क्या है, T2। अब आप देखेंगे कि आपके पास वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये बता दिया था मैंने, फॉर्मूला बताया था आपको CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं कि जो नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है वो 0.6 एनर्जी बढ़ाएगा और जो ऊपर की तरफ जाएगा ये होगा। ओके, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने नीचे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऊपर है, तो जो E में ऊपर की तरफ है, नीचे जो E के साथ है, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, इस तरह से था, -0.6 इंटू वाई लिखा था, 0.4 इंटू एक्स। यहाँ y क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर y क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ E, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ T2। तो देखो -0.6 इंटू आपके पास है 3 प्लस 0.4 इंटू y कितना है, 3। ओके, तो ये आ गया -1 और ये किस यूनिट में ले रहे हैं आप, डेल्टा T में। ओके, तो यहाँ हो गया 1.8 डेल्टा, ठीक है, और प्लस यहाँ माइनस में था और ये है 1.2 डेल्टा O। तो ये आपके पास आ गया -0.6 डेल्टा T। ये वैल्यू आ गई आपके पास डेल्टा T की CFSE फॉर D6 कॉन्फ़िगरेशन इन टेट्राहेड्रल फील्ड। और मैंने कहा डेल्टा E कितना हो गया, तो CFSE हो कितना है, तो आपने लिखा 0.6 डेल्टा T प्लस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग केवल एक है, तो ये हो जाएगा ऐसा। तो इस तरह से आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, जो मैंने आपको एक पैटर्न बताया वो कैलकुलेट करके देखना। D5 है स्ट्रॉन्ग के लिए, D5 ठीक है, और यही वीक के लिए निकालना है, और यही टेट्राहेड्रल में, इनमें आपको CFSE की कैलकुलेशन करके देखें। अगर आप वीक में जाओगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 नीचे 2 ऊपर, और जब आप स्ट्रॉन्ग में जाओगे तो 5 के 5 नीचे आ जाएंगे, -2.0 आ जाएगा, जो कि स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बताएगा। तो इस बेस पर आपको कैलकुलेशन करनी है, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, ये रिलेशन होता है डेल्टा T और डेल्टा O का। डेल्टा T इक्वल टू 4.4/9 डेल्टा O, या हम ये कहें डेल्टा E इक्वल टू 0.45 डेल्टा O। जस्ट आप देख रहे हैं कि जो डेल्टा T है वो डेल्टा O का लगभग 50% ही होता है, समझ गए ना। तो इसका मतलब है डेल्टा O ग्रेटर देन डेल्टा T। एक क्वेश्चन है कि COCl होल 6 -3, ठीक है, CFSE है 180000 सेंटीमीटर इनवर्स, तो पूछ रहा है COCl होल 4 -1 में क्या होगी। ये है एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और ये आप जानते भी हैं, नहीं भी लिखा तो भी ध्यान रखें, वीक लिगेंड जुड़ा है, कोबाल्ट में 2 चार्ज प्लस, ठीक है, -2 लगा दूं मैं यहाँ पर, कोबाल्ट 2 प्लस, या हम सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ले लें, तो यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब आपसे पूछा गया है कि इसका CFSE कैलकुलेट करके बताएं, तो ये -2 के लिए दे रखा है, तो कोई बात नहीं, चाहे 2 हो या माइनस। अब आपको देखो यहाँ रिलेशन लेना है, आपको डेल्टा O की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखें, यूनिट से कोई मतलब नहीं है, डेल्टा चाहे वो किस यूनिट में हो, आपको तो यहाँ बता देना है कि ये CFSE के फॉर्म में दे रखा है, इस टर्म में सेंटीमीटर इनवर्स में, तो ये है आपके पास 18000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप जानते हैं कि डेल्टा T इक्वल टू 4/9 इंटू डेल्टा O, तो ये हो जाएगा 4/9 और ये है 18000। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 2000, तो ये हो गया 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू डेल्टा T, ये है डेल्टा O। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। ये लिखें,
अब देखो बच्चों, अगर आपसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिया गया है और उसकी स्प्लिटिंग पूछ ली गई हो तो देखो कैसे स्प्लिटिंग होगी। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो 4 लिगेंड होते हैं आप जानते हैं एक ही प्लेन में है और वो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में। जैसे बोर्ड है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 4 लिगेंड हो गए और ये x और ये y एक्सिस होगी और z है ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दो ऑर्बिटल्स कौन सी, मतलब सॉरी ये जो ऑर्बिटल है dx² y², ये लिगेंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ओके, और जो इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में ऑर्बिटल है dxy, वो लिगेंड के काफी नियरेस्ट है। इसके अलावा जो dz² है उसका ये डबल जो है आप देख रहे हैं, जो dz² ऑर्बिटल होती है उसका ये जो रिंग होती है ये भी लिगेंड के इफेक्ट में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इनके साथ, और बाकी जो 3 ऑर्बिटल्स बची, सॉरी 2 ऑर्बिटल्स जो बची कौन कौन सी हो गई, देखो ये इफेक्टेड हो रही है, ये इफेक्टेड हो रही है dz²। ये जो है ये रिंग जो दिख रही है वो किसकी है, dz²। बाकी जो 2 बची जो इन एक्सिस के बीच में है वो लिगेंड से काफी दूर होती है। तो जब d ऑर्बिटल के पास लिगेंड पहुंचेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जब लिगेंड इन एक्सिस के थ्रू आएगा, कौन सी, x y z एक्सिस से चारों तरफ से घेरेगा, तो पहले 5 ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है, मतलब ये अपनी नॉर्मल स्टेट में था, फ्री स्टेट में था, फिर ये स्फेरिकल, ठीक है, लिगेंड फील्ड में आ गया। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि पहले ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं dx² y² और dz² वो ज्यादा इफेक्टेड होती हैं, तो ये ऊपर आ गई और T2G है नीचे। तो पहले ये वाली स्प्लिटिंग हुई जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में होती है। अब चूंकि ये जो लिगेंड्स हैं आप देख रहे हैं ये एक्सिस में आ रहा था, तब तो ये स्प्लिटिंग हो गई। जब ये आके इस ऑर्बिटल से ही टकरा गया तो ये जो ऑर्बिटल है ये सबसे ज्यादा एनर्जी, मतलब इसकी स्प्लिटिंग 2 पार्ट में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो dz² है dx² y² बिल्कुल बराबर लिगेंड से इफेक्टेड नहीं हो रही है, ये तो इफेक्टेड हो रही है लेकिन यहाँ का ये रिंग केवल दूर से इफेक्टेड हो रही है। तो d ऑर्बिटल जो dx² और y² था और dz² वो इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा कि यहाँ पर और इस तरह से। और अब ये जो 3 ऑर्बिटल हैं dyxz, ये कौन कौन सी, dxy, dyz और dzx, इसमें से dxy जो है ये x और y जो dx² y² है इनके बीच में घुसा हुआ है ये वाला, तो ये लिगेंड के काफी नियरेस्ट है। ऐसे में इतना ज्यादा, तो देखो इन दोनों के बीच में है, इसलिए इस dz² से कहीं ज्यादा इफेक्टेड होगा। तो यही रीजन है कि इसकी एनर्जी बढ़ के dz² से ज्यादा हो जाएगी, बाकी जो 2 हैं वो इस तरह से नीचे आ जाएंगे। तो ये जो स्प्लिटिंग हुई आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक का जो एनर्जी डिफरेंस है ये है डेल्टा sp और ये है, ठीक है, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल ठीक, सॉरी कौन से हैं, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये जो स्प्लिटिंग देख रहे हैं ना आप, यहां पर ये जो डिफरेंस था ये तो है डेल्टा O, जबकि डेल्टा sp ये है। तो इस तरह से डेल्टा जो sp है ये और नीचे जाएगी ये ऑर्बिटल, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल इन सारी स्प्लिट ऑर्बिटल से भी कहीं नीचे होती है। तो ये जो डेल्टा sp होती है एक्चुअली वो डेल्टा O से 1.3 ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी हो गई, स्क्वायर प्लेनर की, फिर ऑक्टाहेड्रल और फिर टेट्राहेड्रल। और अगर इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर पूछ ले तो सबसे ज्यादा एनर्जी है dx² y², ठीक है, उससे कम है dxy की, फिर उससे कम किसकी है dz² की, और फिर उनसे कम है इन 2 की और इन दोनों की बराबर है। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में किसकी स्प्लिटिंग बताई गई है, d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। तो इनमें ऑब्जेक्ट होता है तो इनका रिलेशन, तो आपको डेल्टा O पता हो तो उसका स्क्वायर प्लेनर अगर कॉम्प्लेक्स बनता है तो आप निकाल सकते हैं कि सपोज आपके पास मान लो ये कॉम्प्लेक्स है Ni, ठीक है, NH या NiCN6, ये मैंने डेल्टा O मान लो 3000 देगी, ठीक है, 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। अब मैं पूछ लूं NiCN4 में क्या होगी, तो आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है कि यहां पर ये CFSE कितनी होगी।
तो बस अब आप यहाँ देखेंगे कि जो आपके पास डेल्टा O है वो है 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और डेल्टा S भी आपको निकालने तो 1.3 इंटू डेल्टा O तो हो जाएगा 1.3 इंटू, इस तरह से कर दें, ये वैल्यू जो आएगी वही इसके स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की होगी। अगर वही टेट्राहेड्रल बना ले तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा O के रिलेशन के बेस पर। तो इस तरह से आपको ये जो है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, तो यहाँ तक मैंने आपको बताया CFSE कैसे कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑर्बिटल स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें लेंगे फैक्टर अफेक्टिंग on CFSE and application of CFSE। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।